नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। एक तरफ बीजेपी एनडीए का 400 पार का नारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर जगह जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। लेकिन दूसरी तरफ एक और गठबंधन जो कि विपक्षी गठबंधन है, पहले उसमें कलेश दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे एक साथ आते हुए दिखाई दिए और अब लगभग कई हम कहेंगे कि राज्यों में ये गठबंधन दिख रहा है और दिखा भी रहा है कि हाँ, हमारे बीच समझौता हो गया है। चाहे वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक साथ पिक्चर्स आना हो, उन तस्वीरों से भी मायने निकाले जा रहे थे, चाहे ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ हद तक हामी भरना हो, या फिर कि अब महारैली की तैयारी करना हो, इन सब के बीच आज जो न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, उसमें ब्रेक लगा है कुछ दिन का। और वो ब्रेक इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी अब विदेश के दौरे पर रहेंगे। 2 दिन तक वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहां पर उनके 2 लेक्चर होंगे। इन सब के बीच ये भी सवाल खड़ा हुआ कि देश में जब एक यूट्यूबर की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया कि लोकतंत्र है या नहीं, इस पर वो क्विज शो टाइप का चला रहे हैं और पूछ रहे हैं जनता से, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, इन्होंने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पाया। तो सवाल ये है और निगाहें भी इस पर हैं कि जब राहुल गांधी इस बार फिर विदेश में रहेंगे और वो भी चुनाव से पहले, तो आखिर क्या कहने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं। जरा जानने की कोशिश करेंगे कि कितना अहम है ये राहुल गांधी का विदेश दौरा, जिसमें कि अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या विदेश के इस दौरे से, यानी विदेश से राहुल गांधी भारत में इंडिया अलायंस की पिच को तैयार करने वाले हैं 2024 के इस चुनाव के लिए। तो हम जरा आपको सबसे पहले जरा इस कार्यक्रम में लिए चलते हैं और उसके बाद तुरंत वापस लौटेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 तारीख को मोदी जी ने कर। और आज रामलला अयोध्या में अपने विराट भव्य मंदिर के अंदर शान के साथ विराजमान है। मित्रों, हम 1950 से संघर्ष कर रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर देंगे। कोई विश्वास नहीं करता कैसे होगा, कैसे होगा। हमारे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी कॉज के लिए, इसी काज के लिए शहीद हो गए। और हम नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और मित्रों, 5 अगस्त 2019 के दिन मोदी जी ने धारा 370 से कश्मीर को मुक्त कराकर हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम। मोदी जी ने इस देश में नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद को समाप्ति के कगार पर लाने का काम कर दिया है। मोदी जी ने सेना के जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पूरा किया। और इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, विधानसभाओं में और संसद में मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। 3 तलाक को समाप्त किया और देश के अंदर युग परिवर्तनकारी कई सारे लोग काम किए। मित्रों, आज हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं। हमारे सामने 2 विकल्प है। एक और देशभक्ति से ओतप्रोत नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस है। आपको तय करना है, देश को दुनिया के 5वें नंबर का अर्थतंत्र बनाने वाले नरेंद्र मोदी का शासन चाहिए या 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले इंडी अलायंस का। इन लोगों का मकसद क्या है? सोनिया गांधी का मकसद है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू यादव का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना।
उद्धव जी का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन साहब का मकसद है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना। भाई, जो अपने बेटे, भतीजे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? भारत के गरीब का, भारत की जनता का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मित्रों, ये जो जमघट बचा है सामने, ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, परिवारवादियों का जमघट है, ये 2G, 3G, 4G वाले लोग हैं। 2G का मतलब टेलीफोन स्कैम नहीं, 2 जनरेशन की पार्टी, 3G का मतलब है 3 जनरेशन की पार्टी, और 4G का मतलब है 4 पीढ़ी, 4 जनरेशन वाली पार्टी, और किसी को मौका ही नहीं है। नरेंद्र मोदी एक गरीब मां के घर पर जन्मे, चाय बेचने वाले का एक गरीब बेटा आज भारत माता को समग्र विश्व में सम्मान दिला रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये परिवारवादी पार्टियां ये नहीं कर सकती। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले कर जिन्होंने अपने घर भरे हैं वो देश का काम नहीं कर सकता। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर पहली बार गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का मौका दिया। मोदी जी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज का, पिछड़ा समाज का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाकर देश के दलितों को गौरवान्वित करने का काम किया। मित्रों, आने वाला तो सिलवासा से आप ये संबोधन देख रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने चुन चुनकर विपक्षी गठबंधन पर परिवारवाद से लेकर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। चलिए जरा हम अपने इस शो की शुरुआत करते हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं परिचय अपने मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जयराम विप्लव जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ रहे हैं। तारिक खान जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और इसके अलावा हमारे साथ एक और बेहद ही खास मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आज जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं जरा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप ही से आज शुरुआत करना चाहूंगी फिर से। ये जो राहुल गांधी का विदेश दौरा है, इससे कितनी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस बार 2024 की पिच तैयार करने के लिए? मीडिया अपने हिसाब से जो भी उम्मीद लगाना चाहे लगाना चाहिए। मीडिया को जो भी उसको अच्छा लगता है आए दिन। पर ये जो दौरा है राहुल जी का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम मीडिया ने सुना ही होगा जरूर, और मीडिया कर्मियों को भी पता होगा, पढ़े लिखे लोग आजकल हैं शायद मीडिया में आजकल। तो निश्चित तौर पे, हाँ निश्चित तौर पे। पहले कैसे थे? मैंने कहा, ये अब सुन लीजिए ना मेरी बात को जरा। आपने कहा आजकल पढ़े लिखे लोग मीडिया में हैं, तो कांग्रेस शासन में क्या अनपढ़ लोग थे मीडिया में? नहीं, ये समझ में नहीं आया आपकी बात का मतलब। में मैंने कांग्रेस शासन और भाजपा शासन की तो चर्चा ही नहीं की। इससे पहले तो कांग्रेस का ही शासन था ना। जिस तरह के जैसे लोग प्रश्न कर रहे हैं, जिस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या उम्मीद विदेश दौरा से राहुल जी का लगाएंगे, तो ये प्रश्न जो आप किया है जिस तरह से सरकास्टिक वे में, मुझे लगता है उत्तर भी आपको वही चाहिए थी। उत्तर चाहिए थी, मैं दे रहा हूँ आपको। मेरा कहना है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो बात अलग है। वहां वो लेक्चर देने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी भी 3-4 बार लेक्चर दे आए हैं, और गृह मंत्री जी भी 10-15 बार लेक्चर दे आए हैं उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। और भी लोग दे आए हैं, भाजपा के भी बहुत सारे लोग जाते हैं, आरएसएस के प्रमुख भी जाते हैं देने, तो वो अलग बात है। वहां इंटरेक्शन सेशन है, उसमें बात करने जा रहे हैं और भारत की बात रखने जा रहे हैं। देश की लोकतांत्रिक जो हमारे मूल्य, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता है, उसकी बात रखने जा रहे हैं। जो भारत इतने वर्षों से यहाँ तक आया है, उसकी बात रखने जा रहे हैं। इस देश को बनाने में मजदूर, किसान, नौजवानों का जो रोल रहा है, कहीं ना कहीं उसकी बात रखने जा रहे हैं।
भारत की जो लिबरल डेमोक्रेटिक परंपरा रही है और जिस तरह से हमने अचीव किया है इस देश में, यहाँ तक आए हैं, उसकी बात रखने जा रहे हैं। नहीं, मैंने सवाल चुनाव इसलिए की किया, बात है, चुनाव की बात है, आपने शुरुआत में ही पिच तैयार कर दी। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत ही आराम से मैंने पहला सवाल आपसे किया था, लेकिन आप मूड बना के अगर आए हैं उस दिन की तरह आज फिर से, तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने पहले ही सोच लिया कि मेरा सवाल सरकास्टिक था, जबकि मैंने एक बिल्कुल ही आराम से आपसे एक सीधा सवाल, सीधा और सच्चा सवाल किया था, क्योंकि देश जानना चाहता है कि न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर अगर राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं तो उसकी पिच क्या होगी। लेकिन आपने पहले से पहले ही हमलावर होकर दिखा दिया कि आपने आज मूड बना रखा है कि किस तरह शो को आगे ले जाना है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई मूड नहीं है मैडम। वो तो आपने शुरुआती ऐसे की ना, पहले आपने कहा आजकल पढ़े लिखे लोग पत्रकार बन गए। आपके मूड पे नहीं, आप पूछ रही है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो इंडिया का वो चुनाव वहां सेट करने जा रहे हैं। अरे भाई, ये 6 महीना पहले का कार्यक्रम है उनका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले वो ऑलरेडी आगे बढ़ते हैं। बड़े अब ये सवाल क्यों पूछा था, मैं उस पर आ जाती हूँ। अब जिनको यूनिवर्सिटी जिन्होंने नहीं कभी देखी और सिस्टम नहीं समझता हो, ठीक है, तो उससे मैं नहीं कुछ पूछ सकता। और अब ये सवाल मैंने क्यों पूछा था, मैं उस पर आ जाती हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि पिच मैं नहीं तैयार कर रही थी, पिच आप तैयार कर रही हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि एक यूट्यूबर ने जब विदेश की धरती पर बैठकर भारत के लोकतंत्र पर क्विज शो शुरू किया और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि ध्रुव राठी ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर पा रहा था, तो फिर ये सवाल पूछना लाजमी था ना कि भाई एक आदमी, एक यूट्यूबर विदेश से बैठ करके अगर पिच तैयार कर रहा है विपक्ष के लिए, तो क्या राहुल गांधी उस पिच को आगे बढ़ाएंगे? ये मेरा सवाल था पूछने का। अब आपने उसको गलती तरीके से ले लिया। वो विदेश में कौन बैठ करके क्या पिच तैयार कर रहा है, लेकिन देश में बैठ के जो देश की ये मीडिया और यूट्यूबर 400 पार का जो पिच तैयार कर रहा है, क्या उस पर कोई आपत्ति आपको नहीं है? रेमा जी, कोई आपत्ति हो तो बताइए। मुझे तो ध्रुव राठी पर भी आपत्ति नहीं है, राहुल गांधी पर भी नहीं है, सुप्रिया श्रीनेत पर भी नहीं है। सबका लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। सुबह से शाम, रात से दिन 400 पार मोदी जी का गुणगान और कीर्तन और भजन जो इस देश की मीडिया कर रही है, कभी उस पर कोई प्रश्न है क्या? सैकड़ों यूट्यूबर फर्जी बना करके और उसको किया जा रहा है। उस पर भी प्रश्न है मेरे पास। भाजपा से जरूर प्रश्न कीजिएगा। ठीक है, जरूर। वो यूट्यूबर क्या कहता है और कौन क्या बोलता है, देश में क्या सच्चाई है, उस पर हम बात करते हैं और हम देश के सच्चाई की बात करते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले आप ही के पास आऊंगी। आप तो नए नए पत्रकार तो हैं नहीं आजकल के, जिनका जिक्र डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा कि आजकल तो पढ़े लिखे पत्रकार हो गए हैं। आप तो पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपके समय में क्या पत्रकार कुछ मतलब बिना पढ़े लिखे आकर लिखने लग जाते थे क्या आर्टिकल? ऑडियो नहीं आ रहा है हर्षवर्धन जी, ऑडियो नहीं आ रहा, आई थिंक अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, मैंने अनम्यूट कर ठीक है, आ गई आवाज। देखिए रीमा जी, मैं ये कह रहा हूं ना कि पत्रकारों पर टिप्पणी करना, पत्रकारों से लड़ना, इससे कांग्रेस को बाहर निकलना चाहिए। अजय जी बढ़िया तेज तर्रार प्रवक्ता है, अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है, चुनाव के बहुत नजदीक हैं, चुनाव की देहरी पर खड़े हुए हैं, और उस समय में राहुल गांधी किसी भी वजह से, पहली बात तो ये कि मैं निजी तौर पर मानता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बेहतर था कि कोई ऐसा अभियान पूरे जो विपक्षी दल है उन सबको लेकर चलते, देश के सामने वो बताते कि भाई हमारा ये गठजोड़ है, हम इस मजबूती के साथ इन मुद्दों पर आ रहे हैं। लेकिन पहला तो उन्होंने वो गड़बड़ किया, उसके बाद उस यात्रा को बीच में छोड़कर वो विदेश जाते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दुनिया में प्रतिष्ठित है, लेकिन वहां जाकर लेक्चर देने से उससे क्या हासिल होगा? देश का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। अब या तो उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देना कुछ 150 छात्रों के सामने वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। देश की जनता उनको, अगर उनको नहीं लगता है कि इस वक्त उनके साथ ज्यादा रहना चाहिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, ये आप लेक्चर देने कहीं जाएं, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो दिखनी चाहिए, जिसको लेकर बार बार कह रहे हैं कि भाई देश की जनता ये जानना चाहती है ना कि विपक्ष जिन मुद्दों पर बात करता है उसमें कितनी गंभीरता है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस जिस जगह से जा रही है, अगर उसमें कुछ टूट दिखती है, कुछ गड़बड़ दिखती है, तो उस पर भी चर्चा होगी। आज भी शायद एक खबर आई है कि झारखंड की जो सांसद हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पार्टी छोड़ गई। अब ऐसे समय में सबसे बड़े नेता होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी
कि वो यहां रहते, उन मुद्दों को देखते, अपनी पार्टी में जो कमियां हो रही हैं, जो गड़बड़ हो रही है, उसको ठीक करते और साथ में विपक्षी गठजोड़ को भी दुरुस्त करते। अब मीडिया पर हमला कर देने से, 4 टिप्पणी कर देने से हो सकता है कि आपको लगे कि बड़ा अच्छा कर लिया, बाकी मीडिया पढ़ लिख के ही आता है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, वैसे तो देखिए आप पूरा राशन पानी लेकर मेरे साथ आज एकदम उसके मूड में हैं, लेकिन फिर भी एक लाइन याद आ रही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इतनी मुस्कुराहट हर्षवर्धन जी जितनी देर तक बोल रहे थे आप मुस्कुराए जा रहे थे, तो मैं नहीं समझ पाई इसके पीछे की लाइन क्या है। हाँ, इसलिए कि हर्षवर्धन जी वरिष्ठतम पत्रकार है। हाँ, मैं नहीं जानता कहाँ पत्रकारिता करते हैं, पर इतना जरूर जानता हूँ कि टीवी में वो वरिष्ठतम पत्रकार है। टीवी चैनल पर बैठ के कांग्रेस के विरुद्ध बोलने आपके पास पहुंचाना है तो बताइए। सुनिए उनका सीवी पहुंचाना है क्या आपके पास? वो चैनल को बताएंगे। चैनल को तो पता है, आपको नहीं पता। करते हैं हाँ। हम तो भाई, आप तो डीडी न्यूज की पत्रकार हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, विप्लव जी भाजपा के प्रवक्ता है, एक और हमारे साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी कहीं काम करते होंगे किसी चैनल में, किसी प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, फ्रीलांसिंग, तो कुछ करते होंगे, लेकिन मैं उन पर व्यक्तिगत नहीं आरोप लगाऊंगा। उनका राइट है कि वो वरिष्ठतम पत्रकार होकर के बैठ करके रोज राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस को वरिष्ठतम पत्रकार साहब, आपके किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। हम भारत जोड़ो यात्रा किए, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। किसान मजदूर की आवाज के लिए, युवा और महिला श्रमिकों की हक और हुकूक के लड़ाई के लिए हम वो यात्रा जनता के बीच जाकर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने लगातार रोज 100 किलोमीटर की यात्राओं के साथ पैदल और गाड़ियों के माध्यम से इस यात्रा को मणिपुर से शुरू किया और मुंबई तक समापन करेंगे। ठीक है। 2 दिन बीच में जरूर यात्रा उन्होंने ब्रेक करके, चूंकि पहले से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह निर्धारित डेट होता है 6 महीना साल भर पहले, तब जाकर के वहां पे किसी को लेक्चर देने का ये मौका आता है या कोई डिसीजन होता है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, चाहे दिल्ली में भी कोई सेमिनार और इस तरह की चीजें होती है तो पहले से तय होती है। ठीक है। तो ये कमिटमेंट भी है, कमिटमेंट नहीं तोड़ने वाले लोग हैं। हाँ, ये अलग बात है कि समुद्र में सांस लेने का काम हम लोग रजाई बिछा करके नहीं करते हैं। ओके अजय जी, यही तो दिक्कत है ना, दिक्कत लड़ाई यही। अरे दिक्कत यही है, समुद्र पे दिक्कत यही है अजय जी। मैं जरा विप्लव जी के पास जाऊँ। ओके, अरे सुनिए ना, सुनिए दिक्कत बता रही हूँ आपको, परेशानी बता रही हूँ। अरे दिक्कत और परेशानी सुन लीजिए। दिक्कत और परेशानी यही है कि कांग्रेस पार्टी को, एक सेकंड, जब कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा ना करे तो भी मीडिया पर सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी को सलाह दे दी जाए तो भी मीडिया पर सवाल, अगर कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा कवर करने पहुंचे तो पिटाई भी करवा दी जाए पत्रकार की, उसकी जाति पूछकर। तो एक्चुअली हर तरफ से निशाने पर पत्रकार है, जनता तक नहीं पहुंचना, पत्रकार तक पहुंचना है। ओके, करने का ठीक है, ठीक है। सारे पत्रकार आपके खिलाफ हो गए हैं, सोचिए क्या हालत है कांग्रेस की, है ना। विपक्ष देश की पूरी मीडिया आपके खिलाफ हो गई है, ये तो बहुत गजब स्थिति है। जैसे पत्रकार रोज खिलाफ हो, हाँ, पूरा देश देख रहा है। ठीक है। टैक्स के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे जयराम विप्लव जी, गठबंधन की धूमिल करना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अरे सर, पत्रकारों को कोसते कोसते 2024 का चुनाव निकल जाएगा। पत्रकारों को कोसते कोसते चुनाव निकल जाएगा आपका, हाथ से निकल जाएगा चुनाव। सुनिए अब जयराम विप्लव जी, अब जब पत्रकारों पर ही बात आ गई है तो विप्लव जी, ये पत्रकारों के पास जाकर कौन जाति पूछता है, मुझे बताइए कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, तुम्हारे कलीग की जाति क्या है। पत्रकार है, ये दिख रहा है, ये जातिवाद भी दिखा रहा है। रीमा जी, सवाल आज क्रेडिबिलिटी का है, स्टेबिलिटी का है। राहुल गांधी ना तो स्वयं स्टेबल है, न राहुल गांधी के मुद्दे स्टेबल हैं, न राहुल गांधी का रूटीन स्टेबल है, ना उनका कथित इंडी अलायंस स्टेबल रह गया है। आज आप देखिए, इनके लिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत सटीक उत्तर दिया। जिनको अपना होश नहीं है वो दूसरों पे सवाल उठा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, पहले भिखारी तक बता चुके थे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर इनके नेता क्या बयान देते हैं सबके सामने है। मुझे याद आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, 14वीं बार राहुल गांधी को इस न्याय यात्रा के जरिए रिलॉन्च करने की कोशिश हो गई। और एक ऐसा वर्ग है जो मन में भ्रम पालता है कि इस बार शायद राहुल गांधी जी अपनी इमेज बदलने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये भ्रम स्वयं राहुल गांधी अपने बयानों से, अपनी हरकतों से तोड़ रहे हैं और बार बार अपने ही समर्थकों को निराश करते हैं। जैसे राहुल गांधी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर विदेश जा रहे हैं, वैसे ही चुनाव की इस बेला में अपनी ही पार्टी को, कांग्रेस को, उनके नेता एक एक करके छोड़कर जा रहे हैं। लंबी फहरिस्त है, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, गीता कोड़ा से लेकर जिशान सिद्दीकी से लेकर, और आगरा में अभी इनकी यात्रा उधर पहुंची या नहीं पहुंची, वहां पर एक प्रदेश उपाध्यक्ष ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। आज राहुल गांधी जी हर उस संस्था पर सवाल उठाते हैं जहां पर ये स्वयं साबित नहीं हो पाते, ये खुद की निकम्मेपन को, नकारापन को सवाल उठाकर ढकना चाहते हैं। चुनाव हार जाएं, अमेठी में हार गए तो ईवीएम खराब, और वायनाड वाला सही था। सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय दे, सुप्रीम कोर्ट के लिए ताली नहीं दे तो सुप्रीम कोर्ट खराब। हर संस्था पर सवाल उठा करके राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो चुकी है। ओके, मैं तारिक जी आपके पास आऊं, लेकिन एक छोटा सा सवाल डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्योंकि जिशान सिद्दीकी का जिक्र किया जयराम विप्लव जी ने, ये उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया है राहुल गांधी से मिलना है तो पहले 10 किलो अपना वजन कम करो। ये राहुल गांधी से मिलने के लिए वजन कम करने की क्या जरूरत है नेताओं को? वजन से राहुल गांधी से मुलाकात का क्या लिंक है आपकी पार्टी में? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए अजय जी। का कुछ प्रॉब्लम हुआ? हाँ, अब आ गई, चलिए। हाँ, ये वजन और राहुल गांधी के बीच का क्या संबंध है? ये जिस महोदय का नाम आप ले रही हैं, उस महोदय को कम से कम आपके माध्यम से मैं भी अभी जाना कि वो भी कांग्रेस के ही कोई नेता है। अरे प्रदेश ऐसे लाखों लोग हैं हमारे कार्यकर्ता। हाँ। अच्छी बात है। जहां तक बात है, आपके प्रदेश अध्यक्ष के बेटे थे, पार्टी में अच्छा खासा पद रखते थे। हाँ, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई। अरे भाई, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो। अरे भाई, जिशान जी, बहुत लोग हैं। अब यही अहंकार ले डूबेगा अजय भैया। बहुत गीत गाते हैं। अरे सुनिए तो भाई, आपने बोल दिया, मुझे बोल लेने दीजिए, थोड़ा जवाब भी दे। आपने बहुत प्रश्न किया और अच्छा लगा है। वाजपेयी जी लगभग 38-40 बार लगातार हारते रहे थे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने, बड़े अच्छे नेता थे, उनका आज भी मैं सम्मान कर रहा हूं। 38-40 बार हार रहे थे चैनल से। राहुल गांधी मत बनिए जी। रहे होंगे। अरे भाई इतने तो लोकसभा के चुनाव नहीं हुए क्या? सुनिए ना, विधानसभा लोकसभा जोड़ दीजिएगा तो कितने बार हारे होंगे वाजपेयी जी? कब से 35-40 बार? भाजपा वाले कब से राजनीति कर रहे हैं आप लोग? वाजपेयी जी 35-40 बार हारे कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने दिनों से राजनीति कर रहे थे? 67 से, और 67 से लेकर कितने चुनाव देश में? पत्रकार तो पढ़ते लिखते नहीं है, ये आप कह रहे हो, लेकिन प्रवक्ताओं को भी कुछ पढ़ना लिखना चाहिए या नहीं चाहिए? कभी कभी शुरू हो गए। अरे भाई, प्रवक्ताओं को भी तो कुछ एनालिसिस करके आना चाहिए, समीक्षा करके। सुन लीजिए ना, 35-40 बार हारे थे वाजपेयी जी। कम से कम थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। अरे जरा सुनिए ना, वाजपेयी जी कितने बार लंच किया होगा भाजपा ने उनको, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए? 1 बार, 2 बार, 10 बार? कितने राज्यों में भाजपा हारती रही? कितने देश में उनके समय में कितने राज्य में हारी और कितने बार देश में हारी? तब जाके वो प्रधानमंत्री बने थे। इसका मतलब वो फेल्योर नेता थे भाजपा के हिसाब से। भाजपा के प्रवक्ता ये बोलना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो मैं नहीं मानता कि वाजपेयी, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को थोड़ा आप शायद सम्मान नहीं देते होंगे, लेकिन देश बहुत सम्मान देता है। जो अब स्वर्गीय हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस तरीके की बात, पहली बात तो गलत बयानी, डेटा भी गलत, आकलन भी गलत, मुख्यमंत्री के तौर पर कभी पेश नहीं किया गया, प्रधानमंत्री की बात होनी चाहिए थी, और उसके बाद आप वाजपेयी जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप भाजपा के, सुनिए ना, आप भाजपा का प्रवक्ता बन के फिर आप एंकरिंग कर रही हैं। जरा सुन तो लीजिए बात। आपके आरोपों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, आप पत्रकारों ने कार्रवाई कर ली है। पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर पत्रकारों ने अब ध्यान देना बंद कर दिया है। आपका काम ही है,
आपका काम ही है, क्योंकि कांग्रेस का काम है सिर्फ गाली देना पत्रकारों को और दलाली करना। आपका काम ही है दलाली करना। कांग्रेस पार्टी जैसा करवाती आई थी अब तक, उसको लगता है बाकी सब भी देश में वही कर रहे हैं। आइए इनके राज में कैसे मीरा राडिया के टेप में किस प्रकार दलाली होती थी वो पूरे देश ने देखा है सर। 2-4 देश के दलाल मिलकर मनमोहन सरकार का मंत्रिमंडल डिसाइड कर देते थे। उस दलाली की याद करा रहे हैं क्या? बैठ के देखिए स्टूडियो का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अजय भैया। राहुल गांधी मत बनिए, अजय भैया राहुल गांधी मत बनिए। ताली बजाइए मोदी जी के लिए, राहुल गांधी मत बनिए। मोदी जी के लिए तो पूरी दुनिया, पूरा भारत ताली बजा रहा है। आप चिंता मत करिए, ये जनता का विश्वास है। जनता के बीच में काम करने वाले लोग ये तय कर पाते हैं, आत्मबल रखते हैं कि कैसे। एक सेकेंड आप दोनों लोगों को रोकूंगी मैं। 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, बहुत ही विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहती हूँ, डॉक्टर अजय उपाध्याय 1 मिनट सुनिए प्लीज, सुनिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे कहना चाहती हूँ, आपने शो की शुरुआत में ही पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी पर इस तरह के कटाक्ष किए, फिर पत्रकारों पर आपने इस तरह के कटाक्ष किए, अब आपने पत्रकारों को दलाल कहना शुरू कर दिया है। ये आप इस शो में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने आए हैं या पत्रकारों से दो हाथ करने आए हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर पत्रकारों से इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो फिर बॉयकॉट करिए ना सारे पत्रकारों का, मीडिया का बॉयकॉट कर दीजिए आज से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली। यदि आपकी आदत यही रहेगी तो आपका भी बाइकआउट नहीं, आपकी आदत का क्या मतलब है? आपसे कोई सवाल पूछे आप दलाल बोलेंगे, कोई सवाल पूछे दलाल बोलेंगे। राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करें और इस पर सवाल पूछे हम तो दलाल बन गए। आपके एक साथी का किया है, आप जो है आप ये, हाँ बिल्कुल आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे तो मेरे ख्याल से आप मीडिया को बॉयकॉट करना शुरू करना पड़ेगा। नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 1 सेकंड रुकिए, तारिक खान जी आपको रुकना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो ट्रेंड चल रहा है, अब मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, ये जो ट्रेंड चल रहा है, नहीं, इस तरह से नहीं होती है डिबेट। ये मीडिया को लेकर के दलाल कहना, अनपढ़ कहना, मीडिया को दलाल और अनपढ़ कहना, ये क्या तरीका है भाई? क्या तरीका है ये डॉक्टर अजय उपाध्याय? शब्द कांग्रेस पार्टी का वोट बढ़ाने के लिए नहीं बोला, 10-20 वोट सुनते घट गए होंगे। दलाली किसको बोलते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए फिर। दलाली का मतलब क्या होता है? और सारे 1 मिनट रुकिए, मैं जरा डेफिनेशन समझा ही देती हूँ आपको। 1 मिनट रुकिए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये था कि राहुल गांधी लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करेंगे या नहीं, लेकिन आपने दलाली 10 बार बोल दिया अब तक। हेडिंग क्या चला रही हो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? हेडिंग क्या चला रही हो? 1 मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये देश में जो मीडिया पर हमला बोलना, पत्रकारों की पिटाई करवाना, पत्रकारों को गिरफ्तार करवाना, ये नया ट्रेंड जो चल रहा है, आपको लगता है कि इससे कहीं विपक्ष जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और खासकर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसी की अगुवाई में हो रहा है ये सब कुछ? मैंने पहले भी कहा था और मैं प्रयास यही कर रहा था कि इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है कि किसी प्रवक्ता से वो भी ऊट पटांग हरकतें करे और उस पर हम भिड़ें। हमें नहीं लगता कि इसका कोई जवाब देना चाहिए, और मीडिया से या लोगों से लड़कर अगर कोई पार्टी, कोई नेता सोचता है कि वो आगे बढ़ पाएगा तो हमें कांग्रेस पार्टी को देख लेना चाहिए। लंबे समय से वो यही काम कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। लोकतंत्र में मेरा ये कतई नहीं मानना है कि मीडिया कुछ तय करता है। मीडिया का काम समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी है, उसको उनके सामने रखना और उस पर जो व्यू पॉइंट है वो रखना, यानी रिपोर्ट करना और एनालिसिस करना, ये है मीडिया का काम। अगर कुछ लोगों को ये लगता है, और हो सकता है कि पहले की सरकारों में इस तरह से मीडिया के जरिए दलाली कराई जाती रही हो सकता है कि इस तरह से मीडिया के जरिए सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल किया जाता रहा हो सकता है कि मीडिया के जरिए विधायक, सांसद और मंत्री मुख्यमंत्री बनते रहे हो। अब वो काम नहीं होता, और ये काम करने के लिए लगता है, चाहे वो पत्रकारिता में हो चाहे राजनीति में हो, अगर दलाली से आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सरवाइव नहीं करने वाले हैं, लंबे समय तक नहीं चलने वाले हैं। मुझे लगता है मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो विपक्ष जिसको मैं फिर से कह रहा हूं, जनता के बीच में लड़ाई लड़ने की जरूरत है, मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, वो विपक्ष अगर मीडिया से और जनता से लड़ा है तो क्या हर्ष होने वाला है, आसानी समझा। ठीक है तारिक जी, अब मैं आपका रुकना चाहूंगी। तारिक जी, उत्तर प्रदेश में
अगर लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवाल विदेश की धरती से खड़े किए जा रहे हैं, क्या आप उन बयानों के साथ हैं? क्योंकि मैंने अखिलेश यादव का कोई ट्वीट नहीं देखा एटलीस्ट। सुप्रिया श्रीनेत ने तो भले ही बहुत बड़ाई की हो, और इसीलिए मैंने पिच की बात कही थी कि क्या आप विदेश की धरती पर बैठकर भारत में माहौल बनाने के लिए पिच तैयार होगी? तारिक खान जी। देखिए, राहुल गांधी को राहुल गांधी बनाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। उनका नाम सुबह उठते ही लेना भारतीय जनता पार्टी शुरू कर देती है, जिससे उनका व्यक्तित्व भी बड़ा होता जा रहा है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि हर जगह राहुल गांधी राहुल गांधी। अभी एक साहब ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाए, क्या हासिल होगा? ठीक है साहब, राहुल गांधी को पहले पीएमओ में एक एप्लीकेशन डाल देनी चाहिए हिरेन जोशी साहब के पास कि कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? क्या मतलब है? प्रधानमंत्री जी यूएस गए और वहां 5000 एनआरआईज को बुलाया, भाषण दिया, हासिल क्या हुआ? आप बताइए, क्या हासिल हुआ? हर बात पर अगर यही पूछा जाएगा कि किसको कहां क्या हासिल हुआ, मैं 5000 सवाल खड़े करूंगा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री। ये उनका फंडामेंटल राइट है, उनका पहले से प्रोग्राम था, वो जाएंगे। क्या अगर अखिलेश जी यात्रा करें और राहुल जी यात्रा करें तो पहले हिरेन जोशी साहब से लिखित में पूछ लें, और अगर ये है तो कानून पारित करवा दीजिए कि किसी भी रैली से पहले इट्स मैंडेटरी टू टेक परमिशन फ्रॉम पीएमओ। ठीक है, यही करा लीजिए मैम, क्या मतलब है इसका? ये बहस क्या है? तारिक जी, जा रहे हैं, जो मनाएगा कहेंगे, उसमें क्या है? ओके, जाने पर तो किसी की ने कभी सवाल ही नहीं खड़ा किया। में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री के बयान को आप क्या कहें? तारिक जी, इस पिछले शो में मैंने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा, सवाल सुन लीजिए तारिक जी। इस पर तो किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब विदेश की धरती पर जाकर लोकतंत्र पर सवाल होते हैं, सिमी की तारीफ होती है, मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की जाती है, भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म हो चुका है, भारत की एजेंसियों पर सवाल। ये सब कुछ जब विदेश की धरती से होता है ना, तब उस दौरे पर सवाल खड़े होते हैं। किसी के जाने ना जाने पर तो सवाल ही नहीं है तारिक साहब। ठीक है। एक वक्त में बीजेपी को और इनकी पेरेंट पार्टी को लग गया था कि भारत से लोकतंत्र खत्म हो गया 77 में। आज हमको लग रहा है खत्म हो गया है, तो हमारा अधिकार नहीं है कहने का? हम ये महसूस नहीं कर सकते कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया? क्यों नहीं कह सकते भाई? खत्म हो रहा है इसीलिए कहते हैं लोग लोकतंत्र खतरे में। इनको लग गया था सब लोकतंत्र खतरे में, इमरजेंसी लग गई थी। आज हमें लग रहा है, आपके हिसाब से नहीं होगा, आपको भी मैम अधिकार है कि आपको लगे कि आपके हिसाब से नहीं है वैसा। सेम एग्जैक्टली उसी तरह हमें भी अधिकार है इस बात को पूछने का कि हमें लग रहा है ऐसा कहने। तो हम कह सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने अगर कहा 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड में, मुझे लास्ट में आपने मौका दिया एकदम नहीं, सिर्फ 5 सेकंड। प्रधानमंत्री विदेश में जाके कहते हैं कि लोगों ने पाप किया होगा जो भारत में पैदा हो गए, तब मैम गर्व हुआ था। तो प्रधानमंत्री पहले माफी मांग लें तो हम लोग भी राहुल जी से कहेंगे कि आप भी माफी मांगे। ठीक है। मैं जवाब के लिए जयराम विप्लव के पास जवाब के लिए जाऊं, लेकिन क्योंकि आपने मुझे कहा कि आपको मैडम ऐसा नहीं लगता होगा, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। क्योंकि जब कोई जीतता है, जो कोई जीतता है ना इलेक्शन में, जब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जीतती है तब ईवीएम ठीक हो जाती है, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतती है, ईवीएम ठीक हो जाती है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम ठीक हो जाती है, और जहां पर बीजेपी जीतती है वहां लोकतंत्र खतरे में होता है। इसलिए मुझे दोनों ही तरह से लोकतंत्र सही दिखाई देता है। जयराम विप्लव, 5 मिनट आपको देना पड़ेगा। जवाब सुनिए। 5 सेकंड। देखिए लोग, अरे भाई आपने सवाल खड़ा किया, उनसे सवाल जवाब तो सुनिए। जयराम विप्लव नरसिम्हा ने बीजेपी एमपी, सिर्फ 5 सेकंड ले रहा हूं, उसका जवाब ये दे देंगे। जीवीएल नरसिम्हा इनके एमपी ने किताब लिखी कि डेमोक्रेसी एट रिस्क ईवीएम पे। 2010 में लालकृष्ण आडवाणी साहब विरोध करते। चलिए हो गया। 2024 पर बात कीजिए, 10 पर नहीं 24 पर। रीमा जी, लोकतंत्र की बात जब भी इस देश में होगी तो इन 75-76 वर्षों के इतिहास में लोकतंत्र के रिस्क पे ये जा रहे हैं। और जब लोकतंत्र खत्म हो गया, आधी रात को सारे अधिकार नागरिकों के निरस्त कर दिए गए, प्रेस पर ताला लगा दिया गया, लाखों लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, जयप्रकाश नारायण जैसे बुजुर्ग नेता को किस प्रकार से घसीटकर पुलिस लेके गई थी, इस दिल्ली में क्या क्या हुआ था, वो एक काले अध्याय के रूप में याद रखा जाएगा। उसको कहते हैं लोकतंत्र का खात्मा। और उससे लड़ाई के लिए केवल जनसंघ और जनता पार्टी नहीं बनी थी, उससे लड़ाई के लिए करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जेल भरो आंदोलन से लेकर कई महीनों तक सड़कों पर संघर्ष किया था।
वो सब दौर याद करिए, उसके बाद बात करिए। अब आप आ जाइए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर कितना दबाव है सोच लीजिए। जॉर्ज सोरोस चाचा का दबाव इतना ज्यादा है कि सालीन से सालीन माने जाने वाले प्रवक्ता अजय जी इक्के दुक्के कांग्रेस प्रवक्ताओं में है जो सभ्य माने जाते थे, और इनकी यह स्थिति हो गई कि भाषा की मर्यादा को तार तार कर लाइव डिबेट में आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा ये बदले बदले से हो गए हैं। नहीं, ये दबाव है, ये जयराम रमेश का दबाव है, ये राहुल गांधी का दबाव है कि गाली गलौज करोगे तभी यहां पर काम करने का मौका मिलेगा, तभी राज्यसभा जाने का अवसर मिलेगा। ये दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी हो या कांग्रेस प्रवक्ता, अपने ही हाथों अपनी हत्या करने के ऊपर उतारू दिखाई पड़ रही है। इस प्रकार की पूरी 30-40 मिनट की डिबेट में एक शब्द कांग्रेस के लिए इन्होंने तर्कपूर्ण कुछ कहा जिससे जनता इनके प्रति आश्वान्वित हो। इनकी क्रेडिबिलिटी खतरे में, क्योंकि 70 वर्षों का कुशासन और मनमोहन सरकार जो अभी कुछ दिन पहले थी, 10 साल पहले 12 लाख करोड़ रुपए के लूट का पूरा नंगा नाच देश ने देखा हुआ है। कैसे भरोसा करेगी आपके ऊपर? ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब थोड़ा सा तर्कपूर्ण, अब मीडिया से लड़ाई खत्म करके तर्कपूर्ण बात करिए प्लीज। नहीं, अजय जी, जब आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे, अब हो गए ऐसे बदले हुए। हो गया। अजय जी बोलिए। आप भी ऐसी नहीं थी, चलिए बोलिए। आप भी ऐसी नहीं थी। अच्छा बोलिए। आप भी कुछ ज्यादा बदली हो गई है। ठीक है, तो पूरा देश देखता है ना कि कौन कैसे है, सब देख रहे हैं, विदेश भी देख रहा है, देश ही नहीं विदेश भी देख रहा है। जी, हमारा विप्लव भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे भाई हैं, और ईश्वर करे कि ये इनका तर्क तथ्य इसी तरह रहे, ये भी गौरव भाटिया, अजय आलोक और पात्रा जी ना बने। सबने देखा है, और उन लोगों पर वाकई बहुत दबाव है जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो है, जो शालीन जो व्यक्ति हैं और तर्क के साथ जो बात करता है, उससे हम तर्क के साथ ही बात करते हैं। मतलब इस शो में कोई भी तर्क से बात नहीं कर रहा, आपका कहना ये है ना? वो तो पूरा देश देख रहा है कि कौन इस शो में सारे लोग आपके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दा क्या है? मुद्दा राहुल गांधी है, या मुद्दा इस देश में किसान है, मुद्दा इस देश में महंगाई है, मुद्दा इस देश के महिलाओं की अस्मिता का है, मुद्दा इस देश में आदिवासी और दलित कल्याण का है, जातीय जनगणना का है, ओल्ड पेंशन का है, या मुद्दा 400 पार का है, या समुद्र में जाके सांस लेने का है? क्या मुद्दा है? सबको पता है। संदेश खाली पे पट्टी बांधने का और मुंह पे टेप लगाने का मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट, 10 सेकंड, मीडिया रिपोर्ट क्या, आपकी बात में नहीं कर रहा हूं, मीडिया में आप अपने पर से मत लीजिए। मीडिया रिपोर्ट क्या कहती रही पिछले एक सप्ताह में कि कांग्रेस और एसपी में कोई गठबंधन नहीं, ब्रेक हो गया। कितने शोध मैंने देखे, फेक हुआ कि नहीं हो। मीडिया कहती रही है आईएनसी, कांग्रेस और आप में कोई गठबंधन नहीं हो सकता, दूर दूर तक हुआ ना, अब तो सबके सामने है। मीडिया रिपोर्ट कहती रही कि कांग्रेस बिहार में टूट गई, झारखंड में टूट गई और महाराष्ट्र में टूट रही है, सबके सामने है। पिछले 10 दिनों का सिर्फ मीडिया रिपोर्ट आप दिखाइए सभी चैनलों का, एक बार इसी पर एक डिबेट हो जाएगा। इस पर एक बार नहीं, कई बार डिबेट हुई। अब मुझे ब्रेक पर जाना है और हर्षवर्धन जी से जवाब लूंगी, लेकिन अजय जी, अखिलेश यादव अगर 3 लिस्ट जारी कर देते हैं और बार बार कहते हैं कि देखते हैं क्या होता है, तब मीडिया सवाल चलाती है कि गठबंधन नहीं हो रहा। ममता बनर्जी अगर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ी हैं और अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर है, तो लगता है गठबंधन नहीं हो रहा। अगर भगवंत मान कहते हैं एक थी कांग्रेस, तब ये सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा। अपने मन से हवा में कोई कुछ नहीं कह रहा, आपके गठबंधन के नेता ही बोल रहे हैं। अब एक ब्रेक लेती हूं मैं, उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास आ रही हूं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आ रही हूं, ब्रेक के बाद आ रही हूं, एक छोटा सा ब्रेक। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और हर्षवर्धन जी के पास में जाऊं, लेकिन आप 5 सेकंड में कुछ कहना चाहते थे डॉक्टर अजय, जल्दी से। हाँ नहीं, जिस तरह से जो आपने न्यूज अभी बताई, ठीक बात है। उसके बाद गठबंधन हुआ, और गठबंधन पर भी एक डिबेट होती कि गठबंधन तब भी डिबेट हुई और बताया कि हो गया, इसी शो में हुआ। अब रुकिए जरा हर्षवर्धन जी, एक दिलचस्प बात निकल कर आई है अजय जी की बातचीत से कि राहुल गांधी मुद्दा नहीं है देश में। अब मीडिया की क्या गलती है? अब जब राहुल गांधी पर डिबेट की जाती है तो भी मीडिया कसूरवार,
जब राहुल गांधी को तवज्जो नहीं दी जाती तो राहुल गांधी सबके बीच जाके कहते हैं देखिए ये नहीं दिखाएगा मीडिया, ये नहीं दिखाएगा मीडिया, लेकिन मोदी जी को दिखाएगा। अब जब राहुल गांधी पर चर्चा हो रही है तो अजय जी का कहना है राहुल गांधी क्यों मुद्दा है। तो ये असमंजस हमारा है या कांग्रेस पार्टी का है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए रीमा जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि अंतर्द्वंद का मुद्दा है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी से बड़ा नेता कांग्रेस में कोई नहीं है, हो भी नहीं सकता। यहां तक कि कई बार हम ये देखते हैं कि प्रियंका जी कहीं किसी कार्यक्रम में जाना होता है और कुछ और वजहों से वो नहीं जा पाती। अब वो क्या वजह है पता नहीं, 2012 से बार बार ये होता रहा कि प्रियंका जी अब आएंगी, प्रियंका जी अब आगे आएंगे, लेकिन वो नहीं आ पाती। 2019 में राहुल गांधी जब चुनाव हारने के बाद कुर्सी छोड़ते हैं तो कह देते हैं गांधी परिवार का कोई बनेगा नहीं, तो उसको लोग समझते हैं कि ठीक है गांधी परिवार का कोई नहीं बनेगा। लेकिन इस तरह से देखा जाता है, कुछ लोग इसकी चर्चा भी करते हैं, कई लोग जो कांग्रेस जानते हैं, हम तो जानते नहीं कांग्रेस को, तो वो कहते हैं कि चूंकि गांधी परिवार मतलब ये कि अब राहुल गांधी हटे तो कहीं प्रियंका गांधी ना बन जाए। और ये बार बार ये खबरें हुई कि जो प्रियंका गांधी के नजदीकी लोग रहे, धीरे धीरे वो पार्टी उनको छोड़ना पड़ा। अब ये क्या वजह है, कौन सी वजह है, ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि राहुल जी और प्रियंका के बीच में कुछ ऐसा होगा ये मैं नहीं मानता हूं, लेकिन उनके आसपास एक मंडली जरूर है। दूसरा, एक जो बड़ी विचित्र स्थिति हुई है कि कम्युनिस्ट पार्टी वो भले ही एक तरह से कहें कि राहुल गांधी को कहीं रास्ता छोड़ती नहीं है। वायनाड में भी सुना मैंने कि कम्युनिस्टों ने उतार दिया है अपना उम्मीदवार, अपना उम्मीदवार तो अभी मैंने देखा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी रही नहीं गई है जो अपने बुद्धि विवेक से कोई काम करती। उनके सलाहकारों में वामपंथी रुझान इस कदर है, अब कोई भी खड़े होकर देखे जो राहुल गांधी के भाषण चल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, उसको आप देखिए, क्या जय श्री राम करते रहते हो, सब भूखे मर जाओगे, तुम सब भूखे मर जाओगे। पता नहीं, मैं नहीं समझ पाता हूं कि इससे जनता में जुड़ाव होगा या जनता राहुल गांधी की छवि के साथ उनको लगेगा कि ये जो हम सोच रहे थे उससे भी ज्यादा कुछ गड़बड़ है। वो अचानक खड़े हो जाते हैं किसी एक पत्रकार को, क्या नाम है तुम्हारा बताओ, अच्छा तुम्हारे मालिक का क्या लेना देना है भाई, आपको कोई अभी ये कोई पूछेगा, किसी पार्टी का नेता है उससे पूछे तुम्हारे मालिक का नाम बताओ, उसकी जात बताओ। अगर ये मीडिया करने लगे तो ये अच्छा लगे? नहीं अच्छा लगे, ये करने की आवश्यकता नहीं होती। और कमाल की बात ये, एक पिछड़ी जाति का पत्रकार था, उसको पीट दिया कांग्रेस के लोगों ने। तो मुझे लगता है कि बहुत जो प्रायोरिटीज हैं वो बहुत मिसप्लेस्ड हैं, द्वंद्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसमें आपको कुछ बचता नहीं है तो आप निजी टिप्पणियां करिए, गालियां दीजिए, कुछ ऐसा बोलिए कि लोग आपसे लड़े, तो वो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। उनको पता है कि इसके अलावा कुछ हासिल होना है नहीं, तथ्य तर्क से परे हो चुके हैं। डॉक्टर अजय, यही तो मैं सवाल शुरू में उठाना चाहती थी जो आपने डिरेल कर दिया कि राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज में जाएंगे तो क्या वहां पर भी वो जात पूछेंगे पत्रकार की जो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, या जो छात्र वहां पर होंगे उनके टीचर से पूछेंगे क्या, या लेक्चरर से पूछेंगे कि आप पहले जात बताइए, यहाँ पर कितना जाति को लेकर सम्मान हो रहा है, क्योंकि वो तो एक तरीके से कॉपी यहाँ पर वही करते हैं ना। अजय जी, जरूर कभी मौका तो शायद आपको नहीं मिले, ईश्वर दे मौका प्रधानमंत्री जी से पूछने का कि वो जो जात बताते हैं किस उद्देश्य से बताते हैं। ऐसे पत्रकारों को रोक रोक कर जात नहीं बताते, नहीं बताते तुम बताओ तुम्हारी क्या जात है पत्रकारों। अजय जी, आपके नाम के आगे भी फिर तो उपाध्याय लगा है। राहुल गांधी ने आपसे पूछा कभी, आपसे पूछा था? सुन लीजिए ना, हाँ। जो जवाब आपने बोला पत्रकारों के आसपास, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का नाम डॉक्टर अजय उपाध्याय है, उनसे भी पूछा गया था क्या? बीच में मुझे जवाब नहीं देने, आप ठान लिए कि नहीं देना? अरे उनको सिर्फ दलितों का ख्याल है, ओबीसी का ख्याल है, आपसे कभी पूछा या नहीं? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। हमें भी ख्याल है दलित और आदिवासी और इस देश की सामाजिक न्याय के लिए। तो आपसे क्यों नहीं पूछा उन्होंने कभी? आपसे क्यों नहीं पूछा राहुल गांधी ने कभी? हम पत्रकारों से ही दिक्कत है क्या? आपसे क्यों नहीं पूछा जाता है आपकी जाति क्या है? एकदम पूछा जाता है, और हम एक क्लियर है कि इस देश में दलित, आदिवासी और जो बाकी समाज के लोग हैं, ओबीसी के और गरीब, हमारे जैसे गरीब लोग जो ईबीएम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, सामान्य परिवार के आते हैं, ठीक है, मौका दिया पॉइंट है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप उपाध्याय है यानी कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आप भी गरीब अपने आप को मान रहे हैं, तो राहुल गांधी को यही तो समझाने की जरूरत है कि जाति में ना बांट करके गरीब को देखें। अब डॉक्टर अजय उपाध्याय भी गरीब है, लेकिन वो उपाध्याय है। चिल्लाती हैं आप। अरे सर, आप राहुल गांधी को समझाइए ये बात जो आप शो पर समझा रहे हैं। आंसर सुन लीजिए। उपाध्याय होकर भी कोई गरीब हो सकता है
ये मैं बताना चाहती हूँ। आप चाहती हैं सुनना या नहीं चाहती? मैं चाह रही हूँ और मैं समझाना भी चाह रही हूँ राहुल गांधी को। तब मैं समझाता हूँ। राहुल जी ने हमें भी समझाया और आपको भी समझा रही है, आपके दर्शक को भी समझा रहे हैं। वो हमारे जैसे आज भी हम बीपीएल फैमिली के हैं। बीपीएल फैमिली, मेरे माँ पिताजी, माताजी नर्स थी। अभी अब ये चैनल आपका देखे, देश देखे, कभी आज तक किसी ने राजनीति में हमारे घर से मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा। और आज हम कांग्रेस पार्टी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इसी राहुल जी का देन है, इसी कांग्रेस पार्टी का देन है। आप समझिए, जब दिल्ली आया था मैं, यहाँ पे फैक्ट्री में काम करके एडमिशन कराया था। राहुल गांधी चाहते हैं कि इस तरह के गरीब लोग या आदिवासी, दलित और सामान्य वर्ग के भी जो गरीब हैं उनको जगह दी जाए, और वो जगह हमें मिली है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर अजय उपाध्याय। आज भी जिनकी जितनी संख्या है उनकी भागीदारी हो, बिल्कुल, और गरीबों को न्याय मिले। यही बात देश समझाना चाहता है राहुल गांधी को कि अगड़ा पिछड़ा में ना बांटे देश को। जयराम विप्लव, डॉक्टर अजय उपाध्याय अगड़ी जाति के होकर के भी गरीब हैं, बीपीएल परिवार से, यही तो समझना है। नहीं, सही बात है, ये प्रोफेसर होकर के भी गरीब हो सकते हैं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में युवा, किसान, महिला और गरीब, यही 4 जातियां हैं। कोई ऐसा जाति वर्ग बताइए जिसमें ये चारों नहीं है। और इन चारों का जब विकास कर देंगे तो जन कल्याण और गरीब कल्याण की योजनाएं पूर्णता को प्राप्त करेंगी। देश के हर गरीब, हर युवा, हर किसान और हर महिला के आधारभूत सुविधाओं की पूर्णता जब होगी तो भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। रही बात राहुल गांधी के जाति पूछने की, वो आजकल पूछ रहे कितनी कंपनियों के मालिक ओबीसी हैं। आप बताइए साहब, आपके तो जीजाजी 12 कंपनी 15 कंपनी के मालिक हैं, उसमें से कितने सीईओ ओबीसी हैं? 0। राहुल गांधी स्वयं किस जाति से आते हैं? राहुल गांधी का मजहब कौन सा है? दादा पारसी, माँ कैथोलिक, ईसाई। तुम अपना मजहब बताओ भाई। जब जाति पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी का जाति जानने का हक हमको है। रुकिए, मजहब बता दीजिए कौन से मजहब के हैं। जयराम जी, तारिक जी, सवाल मेरा यही है, और उस सवाल को आप पूछ दिया है और कह दिया है, उठा दिया है डॉक्टर अजय उपाध्याय ने। आप भी जो पीडीए और तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, मैंने उस दिन भी आपसे सवाल पूछा था कि ये मुद्दा उठाना ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रोफेसर अजय उपाध्याय अपनी काबिलियत के बल पर देखिए यहां तक पहुंचे, बीपीएल परिवार से, वो बता रहे हैं खुद गरीब। तो इसमें फिर अगड़ा पिछड़ा क्यों देखना? एक उपाध्याय होकर, एक ब्राह्मण होकर भी गरीब हो सकता है ना इंसान। तो इसकी राजनीति क्यों नहीं की जा रही है देश में? तारिक जी, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध कर रही हैं। आप चाहती हैं कि उसको एबॉलिश कर दिया जाए। उपाध्याय जी से पूछिए, ये सवाल उन्होंने उठाया। मैं आपसे पूछ रहा हूं। राजीव गांधी करते थे उस मंडल कमीशन का विरोध राजीव गांधी करते थे। सदन के भीतर राजीव गांधी ने मंडल कमीशन के विरोध में भाषण दिया था। कहाँ इतिहास नहीं पढ़ के आ गए? ओके, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। तारिक जी, किसी के बीच में हर्षवर्धन जी भी नहीं चाहते हैं। देखिए, मैं भी मुझे लगता है कम से कम राजीव जी का तो सम्मान कर लीजिए। स्वर्गीय राजीव गांधी ने मंडल कमीशन का विरोध करते हुए सदन के अंदर भाषण दिया था। इस तथ्य को मत नकारिए। तारिक जी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, ओके, अजय जी तो आपके सहयोगी है ना? तारिक जी, अजय जी तो आपके अब सहयोगी हैं। अगर वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं तो उनकी पीड़ा को कौन समझेगा? नहीं, हम ही समझेंगे। मेरी बात समझ लीजिए। देखिए, जातियां हिंदुस्तान का सच है, इसको मानना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री क्या कंफ्यूज हैं? अभी अमित शाह का आपने स्टेटमेंट दिखाया, उन्होंने जातियों के हिसाब से बताया कि मैंने एक एससी जाति का प्रेसिडेंट बना दिया। इसका मतलब है कि जाति हिंदुस्तान का सच है। फिर आप कहते हैं कि गरीब, किसान, महिला, मजदूर, ये 4 जाति, तो ये वाली जाति माने या वो वाली जाति माने, कौन माने? जब आप एक यादव को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो आप खूब चिल्लाते हैं कि अब यादव उत्तर प्रदेश में वोट देगा। अभी आप अच्छा देखिए, जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे थे ना, तारिक जी सुनिए, जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे थे ना, उसकी पुष्टि हो गई है, जो हर्षवर्धन जी ने उठाई थी कि वायनाड सीट पर सीपीआई ने डी राजा, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी को मैदान में उतार दिया है। अब राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ऑफिशियली अभी तक ये नहीं पता, लेकिन ऑफिशियली सीपीआई ने जरूर उतार दिया है। तो अब अजय जी, वहां पर तो गठबंधन में एक तरीके से
क्या कहें अब? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो वायनाड सीट पर राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे, ये फाइनल है ये? हाँ सुनिए ना, हमारे यहाँ दो लोगों की नहीं चलती है। हमारे यहाँ अभी इलेक्शन कमेटी बैठेगी। अच्छा। इलेक्शन कमेटी तय करती है टिकट, अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है और सीईसी की मीटिंग 1 तारीख को होने वाली है। सीपीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। आपको सीपीआई ने कर दिया है डिक्लेयर। सीपीआई की अपनी टीम है। अपनी टीम नहीं, वो गठबंधन का हिस्सा है ना आपके। आप तो कह रहे थे कि हम इंडिया हैं, इंडिया हमारी टीम है। अरे भाई बड़ी चिंता के विषय में आप पड़े। अरे भाई इंडिया गठबंधन का अलाई है वो। हम आम आदमी पार्टी पंजाब में हम दोनों लड़ रहे हैं ना, आप दिखाती हैं ना रोज। चलिए तो वायनाड की सीट को लेकर के असमंजस खत्म करते हैं। हम लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे। हर्षवर्धन जी, अब रुकिए 1 मिनट। हर्षवर्धन जी, वो मर्म जो है वो अजय जी ने पकड़ा है और उस मर्म पर उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कहेंगे। आरक्षण के समर्थक है। आरक्षण की तो मैं बात ही नहीं कर रही अभी, मैं तो इस पर बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी अगड़े लोगों के जो खिलाफ में एक पूरे देश में माहौल बना रहे हैं, उस माहौल पर डॉक्टर अजय उपाध्याय ने एक तरीके से बताया है कि गरीब मैं भी हूँ, मैं भी हो सकता हूँ उपाध्याय गरीब। हर्षवर्धन जी, मोदी ने गलत असलियत ये है देश की। सुनिए, अच्छा सुनिए हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड दीजिए हमको 10 सेकंड दीजिए। आपने क्वेश्चन गलत हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, हर्षवर्धन जी से पूछा। मेरा नहीं तो, लेकिन 10 सेकंड दे दीजिए मेरे। अब आप फंस गए तो अब आप ऐसे करेंगे? नहीं, कहीं नहीं फंसा मैं। अब आप फंस गए अपने सवाल में। आपको बोलना है इसलिए। अरे अब आप फंस गए, उलझ गए हर्षवर्धन जी। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। राहुल गांधी कभी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ नहीं कहा, उन्होंने हमेशा उनके साथ है। ठीक है। गरीब और जातीय जो जनगणना है उसके साथ है। ठीक है। आदिवासी और दलित के साथ है। हाँ। जो मुट्ठी भर अमीर हैं, जिनके मित्र मोदी जी हैं, उनको चाहते हैं कि उनके जो आय की असमानता है वो खत्म हो। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि देश में अगड़ों के बारे में उनकी क्या स्कीम है। चलिए हर्षवर्धन जी, जो गरीब अगड़े अब सुनिए ना, जवाब सुनिए हर्षवर्धन जी। बोलते हैं हर्षवर्धन जी, सुनाई देता है हर्षवर्धन जी। ओके, देखिए रीमा जी, जो अमीर हैं, अभी राहुल गांधी जी ने एक पोस्ट की थी कि अमीरों को जमानत मिल जाती है, गरीब जेल में चला जाता है। अब ठीक बात है, राहुल गांधी जी का अपना अनुभव होगा, जमानत आसानी से अमीरों को मिल जाती है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं, ये सच है। और गरीबों को मुश्किल से मिलती है, न्यायपालिका की व्यवस्था और सुधरे। और राहुल गांधी क्या, सारे अमीर जो होते हैं उनको आसानी से जमानत मिल जाती है। अब वो कहते हैं कि अमीर तो मोदी जी के मित्र हैं, और चूंकि पहले की सरकार तो चली गई, अशोक गहलोत गौतम अडानी के सामने नतमस्तक रहते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। भूपेश बघेल भी वही काम करते हैं, जब पत्रकार सवाल पूछ लेता है राहुल गांधी के अगल बगल बैठे रहते हैं तो राहुल गांधी से जवाब नहीं देते बनता है। फिर चलिए ठीक है, वो पुरानी बात हो गई, नया क्या, सब ये सब बोल के आए तो एक सरकार बनी तेलंगाना में और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, तो कहे चलो ठीक है भाई, भारत में नहीं तो चले गए दावोस, और वहां अडानी जी समझौता करके आ गए 12,500 करोड़ का। तो दरअसल जनता ये देखती है कि कौन किस तरह की मित्रता कर रहा है। सरकार है, उद्योगपति के साथ सरकार का संबंध होगा ही। सरकार और उद्योगपति मिलकर और उद्यमी बड़ी मुश्किल से बड़ा जोखिम उठाते हैं, तब जाकर वो जिसको कहते हैं ना कि रोजगार का सृजन कर पाते हैं, निवेश के लिए पैसे बना पाते हैं। इस तरह से ऊट पटांग बोलकर, और आज के समय में ये पुराना समय नहीं रहा कि राहुल गांधी या किसी नेता की पत्रकार मंडली होगी वो कुछ बता देगी, क्योंकि मैं तो ये मानता हूं भाई आज के समय में तो हर किसी को जानकारी बहुत ज्यादा है। अगर आप टीवी पर कुछ गलत बोलेंगे तो 30 सेकंड में उसका फैक्ट चेक कर देगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो इतनी देर से अंबानी अडानी कर रहा है ये तो खुद वही नतमस्तक रहा। अजय जी चेक करने में लगे हुए हैं। आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है वो इतिहास इसके विरोध का रहा है। पत्रकार साहब का कोई भी चेक करने तारिक की जरूरत नहीं है। पत्रकार जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा लेकिन जवाब आपको मिल गया, जयराम विप्लव से भी मिल गया और हर्षवर्धन जी से भी मिल गया। तो इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तारिक जी लास्ट में आप ही के पास आऊंगी। हाँ मुझे 10 सेकंड दीजिए, उन्होंने जो बात कही है फैक्चुअली करेक्ट। 10 सेकंड है क्योंकि वक्त नहीं है। हाँ बिजनेसमैन और जो है जरूरत स्टेटों को पड़ा करती है, अब वो उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये स्टेट के ऊपर है, वो तो हर स्टेट की अपनी अपनी मजबूरी है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जातियां हिंदुस्तान का सच है। समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि जातिगत जनगणना कराई जाए। प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमने 28 ओबीसी को मंत्री बना दिया केंद्र में। ये जातियों की राजनीति है।
आप बनाते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, 10 सेकंड हो गए। जयराम विप्लव, ओके ओके, देखिए मैं इनको स्पष्ट तौर पर जवाब देता हूँ, ये बिल्कुल जातियों की राजनीति नहीं है, ये सबको प्रतिनिधित्व देने का काम है। अपने पार्टी से, संगठन से लेकर सरकार तक महिलाओं को, ओबीसी को, SC ST को, सबको प्रतिनिधित्व उचित मात्रा में दिया गया। आज देश में महिला आदिवासी राष्ट्रपति है, पिछड़ा प्रधानमंत्री है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण है, लोकसभा अध्यक्ष वैश्य है, उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा है, और समानांतर जिले से मंडल तक के संगठन में भाजपा इन सारे वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देती है। इसको सर्वसमावेशी राजनीति, सबका साथ सबका विकास। 10 सेकंड का ब्रेक, 10 सेकंड में अजय जी आपके पास आ रही हूँ, 10 सेकंड का छोटा सा ब्रेक। आज आ रही हूँ दर्शक जी, आपका पूरा दर्शक आज छोटा सा ब्रेक रहा है। हर्षवर्धन, मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 9 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। चलिए, वक्त नहीं है अजय जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, आज पूरा आपका दर्शक देख रहा है। 3-3, 4-4 जो यहाँ हर्षवर्धन जी, 3-3, 4-4 नहीं, एक ब्रह्मर्षि समाज के, आप ब्राह्मण समाज के, किस तरह से पिछड़ों के विरोध में पूरा आज जो है एक माइंडसेट। राजीव गांधी थे वो मंडल कमीशन का विरोध करते हुए सदन में भाषण दे रहे हैं। अजय जी कोटेड, ठीक है, फैक्ट है। इतना नफरत मत कीजिए। मोदी जी को राहुल गांधी की जाति और मजहब तो आपने बताया नहीं। गरीबों से भी प्रेम करना चाहिए। ओके, अरे 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का 5 साल में, 10 साल में मोदी सरकार ने किया। सर, वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन अजय जी मुझे अच्छा ये तब लगता, और लगता राहुल गांधी वाकई में गरीबों की बात कर रहे हैं, जब वो आपसे भी पूछते कि आप भी गरीब हैं, लेकिन आपका सरनेम क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस कुल से आते हैं, और आपके मालिक कौन है, ये सब चीजें आपसे भी पूछी जाती ना, तो मुझे लगता है वाकई में देश में वो बराबरी चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए अब कल आने वाला जो दिन है 27 तारीख, तब राहुल गांधी विदेश में रहेंगे 27 और 28 तारीख को। अब देखने वाली बात है कि क्या वहां से फिर बम गिराने वो शुरू करेंगे, या फिर कि भारत की जो लोकतंत्र है भारत का, उसको लेकर जो सवाल देश में खड़े हो रहे हैं अलग अलग वामपंथी दलों की तरफ से, उसको लेकर राहुल गांधी कोई चुप्पी तोड़ेंगे। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।